हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर्ट्स के जीनियस में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इकोनॉमिक्स चैप्टर उपभोक्ता संतुलन के बारे में। इनसे पहले वाले वीडियो में हमने जाना इसके पहले चैप्टर के बारे में जो था कि अर्थव्यवस्था एवं उसकी केंद्रीय समस्याओं के बारे में, जिसमें हमने अर्थव्यवस्था एवं उसके प्रकार के बारे में जाना। फिर हमने जाना कि आर्थिक समस्याएं क्या है, जो अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं भी हैं वो क्या थी, वो थी क्या, कैसे और किसके लिए, यानी उत्पादन क्या किया जाए, उत्पादन कैसे किया जाए, उत्पादन किसके लिए किया जाए, जो एक तरफ से तकनीक की समस्या और वितरण की समस्या और चयन की समस्या को दर्शाती थी। इस वीडियो में हम जानेंगे। और उस वीडियो में एक और चीज हमने जाना था कि उत्पादन संभावना वक्र क्या होती है, यानी कि दो वस्तुओं के जो उत्पादन की संभावना को दर्शाती है उसे उत्पादन संभावना वक्र कहते हैं। जो उसकी विशेषताओं के बारे में भी जाना था। उसकी विशेषताएं थी कि उत्पादन संभावना वक्र ऊपर से नीचे की ओर गिरती है और यह नतोदर होती है। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उपभोक्ता संतुलन के बारे में। उपभोक्ता संतुलन चैप्टर पढ़ने से पहले हमें कुछ ऐसे शब्द होते हैं उसे जानना जरूरी होता है, जैसे कि उपभोक्ता कौन है, फिर उपयोगिता क्या कहलाती है, उसके बाद जानेंगे हम उपभोक्ता संतुलन। लेकिन यहाँ पर उपभोक्ता संतुलन को भी दो भागों में बांटा गया है। जैसे पहला तो सीमांत उपयोगिता और दूसरा कुल उपयोगिता। इसमें उपयोगिता का वर्गीकरण किया गया है। इसमें हम इन दोनों प्रकार के बारे में भी विस्तार से जानेंगे और साथ ही जानेंगे कि इनका कि किस अर्थशास्त्री ने इसे बांटा है, गीता को दो प्रकार में किस प्रकार से बांटा गया है। तो चलिए, और वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात आप लोगों को बोलना चाहूँगा कि आप अगर हमारे चैनल पर नए आए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही हमारे चैनल से जुड़े रहें, ताकि आपको आर्ट्स से संबंधित हर विषय की वीडियो मिलता रहे। ताकि आप भी, हमारा प्रयास रहता है कि आपको सरल से सरल भाषा में इस किताबी ज्ञान को पहुंचाना है, क्योंकि किताब की जो भाषा लिखी हुई होती है वो अधिकतर को समझ में नहीं आती। लेकिन आप में से कुछ ऐसे भी होंगे जो केवल किताब पढ़कर ही अपने पढ़ाई पूरी कर रहे होंगे। लेकिन यहाँ पर विशेषकर उन विद्यार्थियों के सामने समस्या आती है कि जो भारी भारी शब्दों को नहीं समझ पाते। तो उसके लिए हमने एक सरल शब्दों की परिभाषा भी तैयार की है। जैसे सबसे पहला हमारा प्रश्न आता है कि उपभोक्ता कौन होते हैं। क्योंकि ये उपभोक्ता संतुलन से संबंधित प्रश्न है, उपभोक्ता संतुलन से संबंधित अध्याय भी है, तो ऐसे में उपभोक्ता का ज्ञान होना हमारे लिए बेहद आवश्यक है। तो उपभोक्ता किसे कहते हैं आप सभी ये बखूबी जानते ही होंगे, लेकिन कुछ शब्दों के टेढ़ी मेढ़ी होने के कारण इसका ज्ञान हमें नहीं हो पाता है, जिसके कारण हम पढ़ाई में पिछड़ जाते हैं। ठीक है, तो उपभोक्ता क्या होता है? उपभोक्ता जनरली हम ही होते हैं, क्योंकि किसी भी वस्तु का उपभोग करना यानी खरीद कर उसका इस्तेमाल करना ही एक उपभोक्ता कहलाता है। यानी कि हम किसी वस्तु का जैसे उपभोग कर रहे हैं, उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उस स्थिति को उपभोक्ता कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि उपभोक्ता किसे कहते हैं। यानी उपभोक्ता एक आर्थिक एजेंट होता है जिसका आर्थिक क्रियाओं में रहना महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि किसी भी वस्तु का ये जो अर्थव्यवस्था गतिमान होती है ये उपभोक्ता के द्वारा ही होती है। खरीद और बिक्री के कारण ही खरीद और बिक्री के कारण ही अर्थव्यवस्था बनी रहती है, जिस कारण से उपभोक्ता का एक महत्वपूर्ण स्थान होता है अर्थव्यवस्था में, क्योंकि हम ही किसी सामान को खरीद कर व बेच कर अर्थव्यवस्था में जान डालते हैं। तो आप समझ गए होंगे। आपके लिए एक उदाहरण भी हम पेश करना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए आप दुकान गए, एक पेन खरीदे, तो एक पेन के आप उपभोक्ता कहलाए। अगर आप ऑनलाइन क्लास करने के लिए मोबाइल खरीदे तो आप मोबाइल के उपभोक्ता कहलाए। तो इस प्रकार से हम उपभोक्ता को जान गए। चूंकि ये उपभोक्ता संतुलन से संबंधित प्रश्न है, तो अब हमें एक प्रश्न आता है कि उपभोक्ता संतुलन क्या होता है, उसे भी देख लेते हैं। उपभोक्ता का अर्थ हमने समझ लिया, परिभाषा भी हम लिख ही लेंगे अब इस समझ के साथ। अब हमारे सामने आता है कि उपभोक्ता हम समझ लें, उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में कब आएगा। पिछले वीडियो में हमने ये भी जाना कि उपभोक्ता के सामने एक चयन की समस्या भी उत्पन्न होती है। तो ऐसे में किस समस्या का सामना करना पड़ता है? चयन की समस्या। तो कैसे उत्पन्न होती है? हमारे सामने असीमित आवश्यकताएं हैं, लेकिन उसकी अपेक्षा सीमित संसाधन है। तो हम
कब किसी वस्तु को खरीदते हैं तो हम संतुलन की अवस्था में पहुंचते हैं या महसूस करते हैं, तो वैसी स्थिति है जब व्यय से अधिक संतुष्टि प्राप्त हो। यानी हमारा 5 रुपया खर्च हुआ है इस पेन को खरीदने, पेन नहीं है, इसे 5 रुपया खर्च करने, इसे खरीदने में हमें 5 रुपया खर्च किया है, लेकिन जब हमें 5 रुपया रगड़ के निकाल लेंगे तो ये ही हमें संतुष्टि प्रदान करेगी कि हम हाँ 5 रुपया से रगड़ के निकाल लिए, पूरा चूस लिए। तो वही होती है उपभोक्ता संतुष्टि। सिंपल शब्दों में कहें या लिखित जैसे हम एग्जाम में लिखते हैं वैसे शब्दों में कहें तो एक उपभोक्ता के लिए उपभोक्ता संतुलन ऐसी स्थिति होती है जब वो व्यय से अधिक संतुष्टि प्राप्त करता है, यानी अपने जितनी खर्च से वस्तु को खरीदा है उससे अधिक वो उपयोगिता अर्जित करती है, यानी उसका इस्तेमाल उससे अधिक करती है जिसने वो वस्तु को खरीदी है। अब यहाँ एक नया शब्द आया कि उपयोगिता क्या है। अब हम उपयोगिता के बारे में जानेंगे, तब हम इन तीनों टॉपिक को कवर करेंगे। उसके बाद हम जानेंगे कि उपयोगिता को कितने भागों में बांटा गया है, क्योंकि अर्थव्यवस्था को आसानी करने के लिए यहाँ पर टॉपिक में बांटा जाता है ताकि विद्यार्थियों को भी इसके बारे में समझ हो और एक खास लोकल आदमी को भी इसके बारे में ज्ञान हो, ताकि हर किसी को अर्थव्यवस्था एवं उससे जुड़ी शब्दों का ज्ञान हो, तभी यह अर्थव्यवस्था एक विकसित रूप। उपयोगिता क्या है, यानी जब हम बाजार जाते हैं कुछ भी, मान लीजिए पेन लेने के लिए, तो पेन से हम किस उपयोगिता का संतुष्टि, तो पेन से हम अपनी किस आवश्यकता को संतुष्टि करते हैं, तो लिखने की आवश्यकता को संतुष्टि करते हैं। तो ये पेन की उपयोगिता हुई कि वो हमारे द्वारा लिखा जा सकता है, तो उपयोगिता इसे ही कहा जाता है। यानी कि किसी उपभोक्ता की आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की क्षमता, यानी उस वस्तु में मानव की आवश्यकता कितनी संतुष्ट हो सकती है। ठीक है, ये हुआ वस्तु की उपयोगिता। ठीक है, यानी आवश्यकता संतुष्टि की शक्ति, यानी कि कोई वस्तु है वो किसी उपभोक्ता की आवश्यकता को कितनी हद तक संतुष्ट कर सकती है, वही होता है उपयोगिता। आशा है आपको इन तीनों शब्दों का समझ अच्छे तरीके से आया होगा। अगर आप पढ़ने में अच्छे होंगे तो उपयोगिता को जानने के बाद आपके मन में एक प्रश्न अवश्य आया होगा कि उपयोगिता को क्या मापा भी जा सकता है, यानी मनुष्य की आवश्यकता की संतुष्टि को क्या मापा भी जा सकता है। तो इसका आपने सही सवाल सोचा है, क्योंकि इसका उत्तर हाँ है, क्योंकि उपयोगिता को मापा जा सकता है और इसे गणनावाचक एवं क्रमवाचक के अनुसार मापा जा सकता है, जो इसकी धारणा भी है। पहला है कि इसकी माप कैसे की जा सकती है, तो पहला है गणनावाचक, फिर दूसरा है क्रमवाचक। अब देखिए इसके बारे में क्या लिखा है। गणनावाचक उपयोगिता की माप को गणनावाचक एवं क्रमवाचक के अनुसार मापा जा सकता है। अब गणनावाचक के बारे में जान लेते हैं। गणनावाचक का प्रतिपादन यहाँ पर लिखा हुआ है, प्रोफेसर मार्शल ने किया है। ठीक है, और क्रमवाचक का प्रतिपादन जो है वो प्रोफेसर हिक्स ने किया है।